दिन में आपने देखा अंदर बाहर, और रात में यहाँ की अलग ही काया पलट हो जाती है कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है। मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। सो गाइज हेयर वी स्टार्ट अवर चैप्टर 2 और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विक्टोरिया पैलेस का नाइट व्यू। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा गाइज, विक्टोरिया पैलेस दिन में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ से आज मैं कवर अप करूँगा नाइट व्यू, जो कि होता है उससे भी धांसू। आज मज़ा आने वाला आपको, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा विक्टोरिया पैलेस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अंदर का जितना हो सकता है मैंने उतना कवर अप किया, उतना आपको दिखाया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बने रहना वीडियो में एंड तक। थोड़ा सपोर्ट करिए, बढ़ेंगे आगे। काफ़ी कुछ ट्रैवल करना है, काफ़ी कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। इतना शानदार बैकग्राउंड है यहाँ पर मेरे पीछे। सिनेमैटिक डालता हूँ मैं। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नाइट एंड साउंड शो अगर होगा तो उसमें भी ज्वाइन करेंगे। लेट्स गो। सो मैं अब आ चुका हूँ लाइट एंड साउंड शो का टिकट लेने। पर टिकट 100 रुपीज़ जो अपन ने ले लिया है। सो टिकट लेने के बाद गाइस लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख। अभी टाइम था लाइट एंड साउंड शो को, तो हम चलते हैं, फटाफट खाते हैं कुछ, फिर निकलते हैं आगे। गाइस अगर आप कलकत्ता आते हैं तो चाट पापड़ी ज़रूर खाइएगा। यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड होता है। तो वहीं विक्टोरिया पैलेस के जस्ट सामने रोड साइड पर ये स्टॉल लगा हुआ था, तो फटाफट यहाँ से ले खाते हैं चाट पापड़ी और निकलते हैं आगे। तब तक आप इंजॉय करिए चाट पापड़ी। हाँ सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ लाइट एंड साउंड शो देखने। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे ही आप एग्जिट करेंगे घूमने के बाद अंदर से, उसके बाद आप लाइट एंड साउंड शो मज़ा ले सकते हैं। 100 रुपये करके टिकट है, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो जो टिकट पड़ेगा 100 रुपये पड़ेगा। उसके बाद आप आके आप लाइट एंड साउंड शो ले सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा। पीछे आप देख सकते हैं कितना धांसू लुक हो रखा है। ये है रानी विक्टोरिया का महल। जैसा कि दिन में आपने देखा अंदर बाहर, और रात में यहाँ की मतलब अलग ही काया पलट हो जाती है। तो चलते हैं मेरे साथ। ये बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। यही लाइट एंड साउंड शो स्टार्ट करता है। ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए पब्लिक बैठी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरे ये लोग एंजॉय करने आए हैं लाइट एंड साउंड शो। सो गाइस अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है। सब लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अब होने वाला है लाइट एंड साउंड शो। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सीन होते हैं यहाँ पर। मतलब घोड़े दौड़ने की 3D 4D 5D सब होगा, आउटसाइड होगा। और आप बस ये लोकेशन देखिए, ये पूरी पब्लिक बैठी हुई है यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, मतलब प्रोजेक्टर देखो गाइस, काफ़ी तगड़े तगड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। ये सीधे प्रोजेक्टर कहाँ फोकस मारेंगे, इस पर कहाँ चेंज कर देंगे। चूज़ करते हैं अपनी कुर्सी, थोड़ा पीछे रखेंगे, और बाकी आने वाला है काफ़ी मजा। चलते हैं, लेट्स गो। थोड़ा पीछे बैठो ना, पीछे। सो गाइस जगह हमने देख लिया है। इस तरीके का सीट है यहाँ पे अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। माता जी हमारी खा रही है, मौसी जी वहाँ बैठी हुई है, उसके बगल में मौसा जी बैठे हुए हैं। तो गाइस अब जस्ट स्टार्ट होने वाला, थोड़ी देर और बचा हुआ है। तो आप इंतज़ार करिए और इस लुत्फ़ उठाइए काफ़ी तगड़े मोमेंट का। लाइट एंड साउंड शो विक्टोरिया पैलेस कोलकाता बिगन होने वाला है। 3 2 1 स्टार्ट। पहले खाती थी दाल चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ, कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए।
तो शुरू करें। 1, 2, 3। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ही ये, मगर ना जाने क्या क्या बोल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। देवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहां बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं। 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में, एक ही बात है। वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? और पेले, वो भी तो कलकत्ता आए थे। और लियोनेल मेसी, वो भी तो। देखो, मैं एक बात साफ कह दूं, फुटबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं। 1911 IFA शील्ड के फाइनल में मोहन बागान क्लब के जांबाज खिलाड़ियों ने अंग्रेज टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था। जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी भारतीय हैं। कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर। ओहो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों कलकत्ते में स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं संभल रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक चिट्ठी में लिखा था, कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। अरे याद नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यहीं गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे, और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ,
तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। पता है इससे क्या साबित होता है? कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजाकी तौर पर जुलूस नगरी के नाम से पुकारा जाएगा, या फिर बीमार नगरी। अरे जाने दो, तुम्हें तो लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारते हैं। और ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा ही नाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ बिखरे से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है? अगर कलकत्ते की निंदा करूं तो तुम चिढ़ जाते हो, और तारीफ करूं तो खुद ही निंदा करने लगते हो। मतलब बस बहस करनी है ना? बहस करना तो मेरे खून में है। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था, उनका पहला नाटक था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा। 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में यह नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? अगले ही साल जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता का दौरा किया, तो समूह ने तुरंत उनके स्वागत समारोह को लेकर एक व्यंग नाटक का मंचन किया। क्या बात। उसके बाद अत्याचारी पुलिस कमिश्नर को लेकर भी एक और नाटक। फिर क्या था, तुरंत लागू हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, सेंसर की तलवार। जिसमें सेंस ज्यादा हो उसके पीछे सेंसर तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ जेम्स हिकी को देखो। 1870 में जब उन्होंने यहाँ से भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गैजेट प्रकाशित किया, तब वे लेडी हेस्टिंग्स की गतिविधियों की आलोचना भरे लेख छापने से भी नहीं चुके। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे आजकल की लिटिल मैगजीन सिस्टम का दोषारोपण करती रहती है। पूरा दिन विरोध, गुस्सा, अथॉरिटी पर व्यंग, यही सब यहाँ के लोगों के पेट में उबलता रहता है। तभी तो कलकत्ता वालों का लिवर जो है ना, इतना कमजोर है। अजी, ना तो हमारे लिवर में कुछ खराबी है और ना ही हमारे कैंटिलीवर में। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है ना? ये सन 1943 से इसी तरह खड़ा है, एकदम सही सलामत। सो तो है, हर रोज लाखों गाड़ियां, बस, ट्रक, रिक्शा इस पर से ही तो गुजरती हैं। फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस पूरे ब्रिज में एक भी स्क्रू यानी पेंच नहीं है। इसीलिए तो जिन लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला है, वे अक्सर हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां से क्या नजारा मिलता होगा, इमेजिन कर सकती हो? मैं इमेजिन नहीं कर सकती। लगभग 100 सालों से विक्टोरिया मेमोरियल की चोटी पर अपने पंख फैलाए खड़ी हूँ मैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से क्या क्या देख सकती हूँ? मैंने प्रेम में डूबी जोड़ियां, उनकी नोकझोंक, ये सब देखे हैं। निकम्मे लोगों की भीड़ भी, और अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग्स भी। एक तरफ रेस कोर्स की घुड़सवारी की दौड़ में बेशुमार पैसे लुटाना, और दूसरी तरफ क्लबों में कोट पैंट पहने कलकतिया बाबुओं का अंग्रेजीपन। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। सिर्फ वाकिफ ही नहीं, तुम पर मेरी संगत का असर भी दिखता है। कभी तो हवा के झोंके से तुम तेजी से गोल गोल घूमने लगती हो, तो कभी गठिया के दर्द से तुम घूमना ही भूल जाती हो। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते हो? अरे हाँ, क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिख नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भुखमरी से तड़प कर मर रहे थे,
तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन यह भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? यह भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा रचित अद्भुत नाटक नौबान्नो इसी भूखमरी पर आधारित था, और इसका मंचन भी इसी शहर में किया गया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। 1942 में स्थापित इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वामपंथी कलाकारों का ही संगठन था, जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। और सिर्फ नौबान्नो ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का जन्म हुआ। इसी इप्टा ने ही तो कई जगमगाते हीरे दिए हमें। उत्पल दत्तो, ज्योतिरिंद्रनाथ मोइत्रो, देवव्रत বিশ্বাস, सलिल चौधरी और इन्हीं के भाव शिष्य थे मृणाल सेन। ये दौर कितना प्रेरणादायक था ना। समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता और जुनून के साथ प्रेरित किया था इप्टा मूवमेंट ने। मानो ये एक महान क्रांति का नेतृत्व करने वाले जादुई रथ की तरह था, जो एक अथक यात्रा कर रहा था। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। तुम्हारा इतिहास जागते रहने का इतिहास है, लेकिन सोते रहने का भी। अच्छा ये बताओ, 19वीं सदी में जब बंगाली बाबू लोग अपनी पालतू बिल्लियों की शादी में बेशुमार धन बर्बाद कर रहे थे या गुलाब जल में स्नान कर रहे थे, तब तुम किस हालत में थे जनाब? आधी नींद में या ऊँघते हुए? আমারে ফ্রড করে